हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज से हम क्लास 12th बोर्ड के एग्रीकल्चर स्ट्रीम से जो भी बच्चे आते हैं उनका जो एग्रीकल्चर साइंस होता है जिसका नाम एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स है, उस सब्जेक्ट की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस सीरीज में अपन पहले मैथमेटिक्स की बात करेंगे, उसके बाद फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी जो केमिस्ट्री रहेगी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और फिर जो बायोलॉजी रहेगा उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, मैथ सब्जेक्ट आपके एग्रीकल्चर साइंस में जो मैथ का पोर्शन रहेगा, 5 इसमें चैप्टर आते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अपना जो भी रहेगा केमिस्ट्री रहेगी, फिजिक्स रहेगा, बायोलॉजी रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज से हम ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी ये कंटिन्यूअस सीरीज रहेगी, डेली आपकी ये क्लासेस रहेंगी और आप इस सीरीज से जुड़िए और आपको इस सीरीज से आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी है बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, जो भी ये सीरीज रहेगी बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। आप इस सीरीज से जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करिए जिससे आपके दोस्त भी जुड़े और सभी को प्रॉफिट हो। ठीक है, तो अपन आज मैथ से स्टार्ट करने वाले हैं। अब पहले चीज हम देख लेते हैं कि आपकी क्लास जो 12th का बोर्ड ब्लूप्रिंट है, नया जो ब्लूप्रिंट आया है, तो अपन तो पहले उसकी आइडिया आ जाती है कि कौन से चैप्टर से कितना पढ़ना है और क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें आपको छोड़नी है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि हर चीजें पढ़नी है। आपका जो टाइम बचा है उसमें अपन क्या करते हैं, कुछ ऐसे चीजें पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो पहले ब्लूप्रिंट की बात कर लेते हैं, किस चैप्टर से किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। जो नया ब्लूप्रिंट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट में गवर्नमेंट ने डाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही बात कर लेते हैं, आपका ये एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है उसमें जो साइंस आ रही है क्लास 12th बोर्ड में, उसका ये नया ब्लूप्रिंट आया हुआ है जिसमें अपन देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहां से सही से देखिए तो आपकी 5 सब्जेक्ट किसके डले हैं, फिजिक्स के डले हैं, जिसमें पहला प्रकाश, चुंबकत्व, ऊष्मा, विद्युत और कृषि मौसम विज्ञान। ये जो 5 सब्जेक्ट आपके दिख रहे हैं, ये जो 5 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, आपके फिजिक्स के रहेंगे। ये पांचों सब्जेक्ट किसके रहेंगे, फिजिक्स के रहेंगे। लाइट है, चुंबकत्व है, ऊष्मा है, विद्युत है, कृषि मौसम विज्ञान, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या किया है कि हर चैप्टर से बता दिया है कि कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा। जैसे अपन पहले चैप्टर से, अगर लाइट के चैप्टर से देखें तो लाइट के चैप्टर से आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के आएंगे और 100% यहीं से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसी को ध्यान में रख के अपन को अपनी सीरीज स्टार्ट करनी है। ऐसा भी नहीं है कि इतना ओवर पढ़ लो कि जो आपके एग्जाम की व्यू से भी ओवर हो, फिर आपको समझ में ना आए। तो अपन को इस ब्लूप्रिंट को याद रखना, जब पढ़ाई करो, आप 12th की तैयारी कर रहे हो तो इस ब्लूप्रिंट को आपको ध्यान में रखना है। तो पहला चैप्टर जैसे प्रकाश है, वहां से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के आएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जो कि निर्धारित है सिर्फ 1 अंक वाले ही 3 क्वेश्चन रहेंगे। 1 अंक के जो 1 मार्क्स की जो क्वेश्चन रहेंगे 3 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 3 मार्क्स के आएंगे। इसमें 4 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, 5 मार्क्स के कोई क्वेश्चन नहीं है, 6 मार्क्स के कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं आने वाले। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर आपका हो जो है मैग्नेटिज्म से स्टार्ट है, आप जिसको बोलते हैं चुंबकत्व। ठीक है, दूसरा चैप्टर क्या है, चुंबकत्व। यहां से अपन देखेंगे कि आपका 3 मार्क्स का यहां से भी क्वेश्चन आएगा और इसमें से भी याद रखिएगा ऑनलाइनर क्वेश्चन आएंगे। ऑनलाइनर में जैसे कि आपका क्या क्या रहता है, जो खाली स्थान आते हैं, जो ब्लैंक रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स करना रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के आएंगे। तो 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स यहां से भी आएंगे, बाकी इसमें 4 मार्क्स के या 5 मार्क्स या 6 मार्क्स के कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाले। ठीक है, अगला अपन देखते हैं। अगला चैप्टर है हीट क्या होती है, उष्मा क्या होती है, उष्मा का संचरण, हीट ट्रांसमिशन कैसे होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। यहां से सही से देखो तो आपके यहां से भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और जो भी 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी लेंदी में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मतलब बड़े क्वेश्चन में कोई ना 4 नंबर का कोई क्वेश्चन है, ना 5 नंबर का है और ना ही आपके 6 नंबर का क्वेश्चन है। 3 पैटर्न में आपके क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का और 6 मार्क्स का। तो आप अगर ये 3 चैप्टर देखें, तीनों चैप्टर से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव टाइप या तो ऑनलाइनर, एक वर्ड में जिसका आंसर पूछता है उसको पढ़ना है। बाकी चीजें आपको, बड़ी चीजें क्या मतलब है जो आपको आएगा ही नहीं। और आप जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बोर्ड में ध्यान रख के चलना है कि आपका ये कहां से कैसे क्वेश्चन आ रहा है। हर चीजें पढ़ लो तो भी तो दिक्कत है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी जितना टाइम बचा है तो इस सीरीज का मेन अपना पर्पज यही रहेगा कि आपके जो 12th के जो बोर्ड होंगे उसमें से अपन को क्वेश्चन को फंसाना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला चैप्टर अपन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की रहेगी, विद्युत की रहेगी, जिसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। याद रखिएगा, जो निर्धारित मार्क्स है 4 मार्क्स का रहेगा और उस 4 मार्क्स में इसमें क्या है, 4 मार्क्स में एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का।
इसमें बड़ा क्वेश्चन आएगा। आप जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना, जो विद्युत पढ़ोगे, उसमें अपन को थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन देखना है, बड़े चैप्टर मतलब बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बड़े क्वेश्चन देखना है, क्योंकि उसमें से 4 मार्क्स का आएगा। यहाँ छोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे, वन लाइनर या उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। 5 मार्क्स का भी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है और 6 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगला चैप्टर है कृषि मौसम विज्ञान। कृषि मौसम विज्ञान में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब 5 मार्क्स में याद रखिएगा एक ही क्वेश्चन आएगा, जो कि कहां से आएगा, ये 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा, जो कि कहां से, कृषि मौसम विज्ञान से चैप्टर में आएगा। तो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर में आपको छोटे क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, जो ऑनलाइनर होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो ऑनलाइनर हैं, उनको देखना है, जिसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ जा रहा है, वन लाइनर या वन वर्ड में आंसर देने के लिए वो चीजें आएंगी। उसके बाद आप बात करते हैं, आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रहेगी, पहली कार्बनिक रसायन जो रहेगी, वहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्क्स मतलब कार्बनिक रसायन से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के रहेंगे? 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मिसप्रिंट है क्या इसमें? यहां तो 6 मार्क्स का दिया है, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें आने वाला है, ठीक है। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक क्वेश्चन रहेगा। फिर ऐसे ही हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन से इसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आपका किण्वन एंड अल्कोहल जो है, ये सब केमिस्ट्री। अब यहां से देखिए अपन ने क्या किया है, स्टार्टिंग में ध्यान से देखिए, तो अपन ने क्या किया है, अपन ने ये 5 चैप्टर स्टार्टिंग के हैं, ये किसके हैं? फिजिक्स के रहेंगे। किसके रहेंगे? फिजिक्स के रहेंगे। इसके बाद अपन जो 5 चैप्टर यहां से केमिस्ट्री के लिए पढ़ेंगे, केमिस्ट्री आपकी कहां तक जाएगी? ए रहेगी, ठीक है। जिसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आए, मतलब कार्बनिक रसायन से 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, आपके हाइड्रोकार्बन से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपके किण्वन एंड अल्कोहल जो चैप्टर है, यहां से 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से एक ही क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, ठीक। 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन रहेगा। और इसके बाद अपन जो है अगला तेल एंड वसा जो चैप्टर साबुन वाला है, इसमें से 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा। यहां से देखो किण्वन एंड अल्कोहल एंड तेल वसा और साबुन से दोनों क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये प्रारंभिक जैव रसायन लास्ट इसका चैप्टर बचेगा केमिस्ट्री का, यहां से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां से आने वाला है, ठीक है। इसके बाद अपन पहुंच जाते हैं, कहां की बात करेंगे, अब अपन आ जाते हैं अगला जैसे बायोलॉजी में। बायोलॉजी के भी 5 चैप्टर होंगे, यहां से देखिए यहां तक आपके 5 क्वेश्चन डले हुए हैं, ठीक है। बायोलॉजी में आपका पहला चैप्टर रहेगा जैसे पादप कार्मिकी, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बड़ा क्वेश्चन क्या आएगा? 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां से आने वाला है, ठीक है, जो कि 5 मार्क्स का रहेगा। इसको आपको थोड़ा सा बड़ा देखो, इसको ऐसे देखना है कि जहां से छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको माइंड में रखना है कि छोटे क्वेश्चन ज्यादा ध्यान देना है, जहां से बड़े आ रहे हैं तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगला है कुलों का। इसमें क्या लिखा है? कुलों का अध्ययन जो भी है उनका, उनके जगत के बारे में अध्ययन जो करेंगे, वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आएगा। तो यहां से देखिए कि जो आपका बायोलॉजी है, बायोलॉजी से 2 चैप्टर से दोनों से बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं। सॉरी, एक यहां से आ रहा है बायोलॉजी का एक 5 मार्क्स का, मतलब 2 चैप्टर बायोलॉजी में, दोनों में बड़े बड़े क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए सूक्ष्म जैविकी का 3 क्वेश्चन आएगा, जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, फिल इन द ब्लैंक्स है, 1 वर्ड में है, वो 3 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद आनुवंशिकी एंड पादप प्रजनन से क्वेश्चन 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। फिर अगला बात कर लेते हैं कृषि के कीट जो है, इसके से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 2 मार्क्स का आएगा, और वो भी 1 लाइनर या तो 1 नंबर में आएगा, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, जो आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ के बारे में बात कर लेते हैं। मैथ को अपन आज से पढ़ने जा रहे हैं, और इसको भी अपन ब्लूप्रिंट के हिसाब से ध्यान में रख के पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन अपन को पढ़ना है, ठीक है। अच्छे सारे क्वेश्चन करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट करेंगे, मतलब कुछ भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो इस सीरीज से अगर आप जुड़ रहे हैं तो मतलब एक सीक्वेंस में जुड़िएगा, मतलब सीक्वेंस में देखिएगा तो आपको समझ में भी आएगा, और आपको इसमें 100% प्रॉफिट होने वाला है, और 100% यहां से क्वेश्चन फंसने भी वाले हैं, ठीक है। तो इस सीरीज से आपको सही से जुड़ना है, सही से इसको क्लास लेना है, ज्यादा से ज्यादा इस आप सीरीज को क्या करेंगे, शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, अब उनको आप 5 चैप्टर देखना, कौन कौन सा? क्षेत्रमिति, जैसे ये देखो मैथ के 5 चैप्टर हैं, कौन कौन है? मैथ के 5 चैप्टर कौन कौन है? पहला रहेगा आपका यहां पास मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति, दूसरा है त्रिकोणमिति, तीसरा है कृषि सांख्यिकी, कृषि सांख्यिकी के 3 चैप्टर रहेंगे। स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स सेकंड, और तीसरा एक थर्ड रहेगा, ठीक। तो यहां से देख लेते हैं, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री पहला चैप्टर मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन से 3 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव भी आ रहे हैं। 1 ऑन लाइनर में पूछ देगा कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। मेंसुरेशन में किसी का फॉर्मूला पूछ देगा, आइसोस्केलेस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ऐसे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। इसमें कोई डिटेल या तो बड़े क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है।
अगला बात करते हैं यहाँ पास ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और जो कि कहां से आएगा, वन लाइनर, मतलब एक ही मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अगला देखते हैं जो स्टैटिस्टिक्स है एग्रीकल्चर, उसमें पहले स्टैटिस्टिक्स से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एक ही क्वेश्चन बड़ा आएगा। इसमें जैसे मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन इसको बोलते हैं, हर चीजें इसमें सीखेंगे। यहां से अच्छे क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब आपको थोड़े बड़े क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिक्स सेकंड से जो आएगा 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और यह 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और जो आपका लास्ट एक स्टैटिस्टिक्स का रहेगा, जहां से एक ही क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, मतलब बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो आपका टोटल जो मार्क्स रहेगा वो 75 मार्क्स का एग्रीकल्चर साइंस का सब्जेक्ट रहता है। 75 मार्क्स के कहां कहां से आ गए, 5 चैप्टर रहेंगे। तो आप सही से देखो, तो 1 नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखो, 1 नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल कितने आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के, मतलब आपको जो पेपर रहेगा तो उसमें जो प्रश्न क्रमांक 1 से 4 रहेगा, तो इस टाइप का इसमें दिया रहेगा, ठीक है। ये फिर दूसरा देखिए, इसमें से 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे। तो 6 प्रश्न 4-4 मार्क्स के आएंगे, टोटल 24 मार्क्स का यहां से बनेगा। फिर 5 कैसे दिया है कि 5 प्रश्न रहेंगे, हर प्रश्न 5 नंबर का रहेगा, टोटल 25 मार्क्स का बनेगा। जो कि ये दिया सीक्वेंस कहां से कहां तक रहेगा, प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक छोटे वाले क्वेश्चन दिखते हैं, फिर 4 नंबर वाले 5 से 10 तक के प्रश्न में दिखेंगे, और फिर 11 से 15 वाले में 5 मार्क्स का, और एक 16 वाले में एक ही क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा, जो कि कहां से आ रहा है, इसको तो ध्यान ही रखना है आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। यहां नीचे लिखा है देखिए कि प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिसके अंतर्गत रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, वन लाइनर आएंगे, एक शब्द में उत्तर, मैचिंग सही, मतलब सही जोड़ी मिलानी आएगी, सत्य असत्य के रूप में पूछ सकता है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में विकल्प का प्रावधान रखा जाए। यह विकल्प समान इकाई से तथा यथासंभव समान कठिनाइयों के स्तर वाले होने चाहिए, ठीक है। कठिनाई स्तर जैसे, अब देखो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, आप जब पेपर, आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखना, इस सब्जेक्ट में आप ध्यान दो कि 40 मार्क्स के आपके इजी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, और 45 मार्क्स के थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन बनेंगे, और थोड़े से 15 मार्क्स के जो है कठिन क्वेश्चन बनेंगे, टफ क्वेश्चन बनेंगे। तो सही से देखिए, रेशियो सबसे ज्यादा मॉडरेट क्वेश्चन का रहेगा, मतलब एवरेज। तो आपको क्या करना है, बैलेंस बनाना है, इजी क्वेश्चन के साथ आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन को भी साथ में लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा मत करिए कि सरल सरल पढ़ लिए या तो कठिन कठिन पढ़ लिए, काम बिगड़ जाए, ठीक है। तो पहले चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं, क्या देखिए, मैथ, अब यहां बात कर लिए मैंने, मैं बोला कि अपन पहला चैप्टर यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए अपन कौन से स्टार्ट करने वाले हैं, यहां से स्टार्ट करने वाले हैं क्षेत्रमिति। आज से पहला चैप्टर चलेगा आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है, मेंसुरेशन में अपन पढ़ते क्या है। अब देखो एक चीज याद, यहां पास ध्यान दो, मेंसुरेशन में क्या है, एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आपको ज्यादा ध्यान क्या रखना है, छोटे क्वेश्चन रखना है, नहीं पढ़ना है बड़ा, आपको उसके कॉन्सेप्ट रखना है कि स्केल एंड एंगल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ये सब चीज के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो आज से अपना ये मैथ का सीरीज स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद अपन जो भी सीरीज अगली रहेगी फिजिक्स की रहेगी, तो मतलब अपन क्या करेंगे कि इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, आधा अधूरा पढ़ा के नहीं छोड़ना है। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यूअस शुरू से जुड़ के पूरा अटेंड करते हैं तो 100% आपको, बार बार बोल रहा हूं, प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो आज से सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप इस सीरीज के साथ बने रहिए। तो ये देखिए, पहले चीज अपन देख लेते हैं कि इस मेंसुरेशन में स्टार्टिंग से अपन पढ़ेंगे क्या। ये तो होना चाहिए ना कि मेंसुरेशन क्या इतना छोटा है, बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है, बट आपकी सिलेबस में, आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने, मतलब जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस या पैटर्न होता है उसको उन्होंने फिक्स रख दिया है। तो पहले चीज तो अपन क्या करेंगे, ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे ट्राइंगल होते हैं, मतलब जैसे यहाँ लिखा है जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जो समकोण त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसकी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक है दूसरा विषम बाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एरिया ऑफ स्केल एंड एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, कि इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, इसका एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का फॉर्मेशन कैसा हुआ, सब चीजें देखेंगे। अपन को इस सब्जेक्ट में कोई भी चीज रट के नहीं चलनी। आप अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हर चीज सीख के चलनी है और कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है। रटोगे कितनी चीज रटोगे, मैथ में रटने वाली चीज ही क्या है, हर चीज आपको कॉन्सेप्ट पे चलेगी, फॉर्मूले अच्छे बनाएंगे, मतलब अच्छे इसमें कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन भी अच्छे लेंगे। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि मेंसुरेशन से 1 मार्क्स की 3 क्वेश्चन आएंगे, तो जो क्वेश्चन लूंगा तो ये याद रखना है कि छोटे छोटे पे ज्यादा ध्यान देना है, एक एक लाइन पे ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक।
अगला देखते हैं, जैसे कि ये समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके एरिया के बारे में बात करेंगे। फिर एक होता है आइसोस्केलेन ट्रायंगल, जो कि समबाहु त्रिभुज देखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। अब एक लास्ट होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बारे में बात करेंगे, एरिया ऑफ राइट एंगल आइसोस्केलिस ट्रायंगल। ये पहला अपना टॉपिक रहेगा। अब मेसोरेशन में ऐसा नहीं किसी को पढ़ेंगे, सर्कल के बारे में भी पढ़ेंगे, चतुर्भुज के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे प्रिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे। बट ये है कि छोटा क्वेश्चन देखेंगे इससे, और अच्छे कॉन्सेप्ट और मस्त क्वेश्चन रहेंगे, और 100% समझ में आएगा। आप इस सीरीज के साथ जुड़िए, बीच में क्लास लेंगे या बीच से जुड़ेंगे तो कोई फायदा आपको होने वाला नहीं, ठीक है। और आपको कहीं भी अगर डाउट रहे, कोई भी समस्या आती है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप उसका सोल्यूशन कमेंट्स करिए। पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर आज। अब देखिए मेंसुरेशन, आखिर अगर पढ़ रहे हैं तो मेंसुरेशन शब्द होता क्या है, मेंसुरेशन होता क्या है। मेंसुरेशन जैसे ध्यान से देखिए तो मेंसुरेशन क्या है, एक ग्रीक वर्ड होता है। ग्रीक वर्ड होता है मेंसुरेशन, जिसका जो मीन्स होता है, जिसका जो अर्थ होता है, इसकी देखो, इसकी व्युत्पत्ति जो होती है कहां से होती है, ग्रीक वर्ड से होती है, ठीक है। कहां से होती है, ग्रीक से होती है, जिसका अर्थ ये होता है माप। मतलब मेंसुरेशन में ऐसा नहीं किसी भी चीज की आप माप कर लो, शेप फिक्स होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल शेप होना चाहिए, ज्यामितीय आकार होना चाहिए जो फिक्स होता है। जैसे कि त्रिकोणमिति एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है, सर्कल एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है। कुछ भी आपने यहाँ कुछ ऐसा गोला बना दिया तो ऐसा इसका फिर नहीं निकाल पाएंगे। तो मेंसुरेशन में जो फिक्स होती हैं, जैसे कि आपका आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, बहुत सारी चीजें हैं, त्रिभुज है, और क्या पढ़ते हो, वृत्त पढ़ते हो, उसके बारे में प्रिज्म है, प्रिज्म में भी एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है, उसके बारे में आप इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मेंसुरेशन जो शब्द है जिसकी व्युत्पत्ति ग्रीक वर्ड मेंसुरेशन से हुई है, जिसका अर्थ होता है माप से। मतलब आपको क्या करना है, उसके एरिया का मेजर करना है, उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखेंगे। और यहाँ देखो लिख भी दिया है कि ज्योमेट्री आकृतियों की लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन का अध्ययन करते हैं। द वर्ड मेंसुरेशन और मेंसुरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेंसुरेशन व्हिच मीन्स मेजरमेंट दैट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स अंडर विच द लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स एंड स्टडीड। जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर रहेंगे उसके अपन एरिया की बात कर लेंगे, वॉल्यूम की बात कर लेंगे, उनका लेंथ, उनकी साइड की लेंथ, ये सब चीजें कैसे निकालते हैं उसके बारे में अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़े। मेंसुरेशन आपको समझ में आ गया। तो यहां से देखो मेंसुरेशन से आपके क्वेश्चन ही पूछ देगा, यहां से ऑनलाइन का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि मेंसुरेशन वर्ड की जो व्युत्पत्ति हुई है, जो फॉर्मेशन हुआ है, मेंसुरेशन वर्ड जो आया है तो कहां से आया है, मतलब कहां से डिराइव्ड हुआ है। तो आपको याद रखना है कि एक ग्रीक वर्ड होता है। अगर उसका मीन्स पूछता है कि मेंसुरेशन का मीन्स क्या होता है, तो क्षेत्र की माप, जो एरिया होती है उसकी माप करना है, जो वॉल्यूम होता है उसको मेजर करना है। तो वन लाइनर में क्वेश्चन यहां से एक बन सकता है कि मेंसुरेशन वर्ड की जो व्युत्पत्ति हुई है, डिराइव्ड हुआ है, कहां से हुआ है, तो एक ग्रीक वर्ड होता है। इस चीज को याद रखिए, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगला देखिए, ठीक। अब देख लेते हैं अपन इस पहला मेंसुरेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, ट्राइंगल। ट्राइंगल होता क्या है, देखो ट्राइंगल ये त्रिभुज, आपको मालूम है ट्राइंगल, ट्राई मतलब थ्री एंगल या थ्री साइड से जो घिरी एक आकृति होती है, आकृति या शेप होता है, मतलब क्लोज शेप हो। आकृति कैसी हो, क्लोज हो। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, तीन साइड, मैंने बोला तीन साइड से बनी जो आकृति होती है आपका त्रिभुज हो गया, ये नहीं बन पाएगा। क्लोज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, मतलब साइड आपस में क्या हो, जुड़ी हो। जैसे कि एक साइड ए ले लिया, एक साइड ए ले लिया, एक साइड ए ले लिया, तो ये जो शेप बनेगा इसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल या त्रिभुज बोलते हैं। तो तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जहां यहां लिखा है तीन भुजों से घिरी जो आकृति होती है जिसे त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब और आगे देखिए इसमें क्या है। अब जैसे कि आप त्रिभुज पढ़ रहे हो, यहां पर ध्यान देना, ये आपने ट्राइंगल बोला, ठीक है। ट्राइंगल यहां से आपने पढ़ा। जैसे कि आप यहां पास ध्यान देखिए, हमने क्या किया कि जो इसका बेस एक, अब इसमें देखो थ्री साइड्स है, थ्री साइड्स है, कितनी साइड्स है, थ्री साइड्स। तो एक आप यहां पर क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर भी आप ऐसे डाल देते हैं। क्या करते हैं, अगर सामने वाले जो आपका ये वाला जो आपका एंगल है, जो शीर्ष है, वहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं जो कि 90 डिग्री भी बनता है। और इस क्या करता है, इस साइड को, जिस साइड पे आपने परपेंडिकुलर डाला है, उसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड भी करता है।
तो ये चीज याद रखिएगा, परपेंडिकुलर जिस साइड पे गिरेगा उस साइड को बराबर दो भागों में बांटेगा और वहां जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का बनाएगा। आगे लिखा भी है, देखिए कि यदि त्रिभुज की किसी भुजा को उसका आधार मानकर, उसका बेस मानकर मान लें और उस पर विचाराधीन भुजा के सामने के शीर्ष से उस पर एक डाले गए लंब परपेंडिकुलर डाल दें तो उस त्रिभुज की हाइट भी कहलाती है। जो परपेंडिकुलर है उसको हाइट भी तो बोलते हैं। तो इस अगर ट्राइंगल की मैं बोलूं हाइट क्या है, तो जो आपने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला है वही आपकी क्या बनेगी, हाइट बनेगी। ठीक है, और देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष के सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई या त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, इसमें अगर आपको यही पूछेगा कि जो आपने किसी बेस को, किसी भी साइड को बेस मानकर जो आपने परपेंडिकुलर डाला है तो उस ट्राइंगल के लिए क्या कहलाता है, तो उस ट्राइंगल के लिए लेंथ या उस ट्राइंगल की हाइट कहलाएगी। यहां से भी क्वेश्चन बनने का एक संभावना बनी रहेगी। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इजी पूछेगा, बट कॉन्सेप्ट ऐसे ही पूछेगा कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर डाल रहे हो जिस साइड पे, तो वो परपेंडिकुलर है या वो जो आपने डाला है वो कहलाएगा क्या, वो ट्राइंगल के लिए क्या काम करेगा, तो ट्राइंगल की लेंथ या ट्राइंगल की हाइट का काम करेगा। ठीक है, और वो एंगल भी कितना बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। ठीक है, इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, ए फिगर बाउंड बाय द ट्री साइड्स। देखो बाउंड, ये वर्ड ध्यान रखना, बाउंड है। कैसा है, बाउंड है। ये वर्ड कैसा है आपका, ये जो आपने आकृति बनाई है, जो आपने शेप फिगर बनाया है वो कैसा है, बाउंड है। अगर वो बाउंड है तो उसे ट्राइंगल बोलते हैं। फिर वही चीज लिखा है, इफ एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल इज टेकन एज इट्स बेस, मतलब आपने किसी भी एक साइड को बेस मान लिया, देन द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स अपोजिट, आपने उसके वर्टेक्स से, जो उसका एक ऊपर वर्टेक्स होगा उस पे या क्या करेंगे, एक आपने वहां से परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, द साइड इन क्वेश्चन टू द ट्राइंगल इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। इस चीज को याद रखिएगा। तो जो परपेंडिकुलर डाले हो उस ट्राइंगल के लिए वो क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगी, लेंथ कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, आप यहां पास ही बता दे रहा हूं कि जैसे कि ट्राइंगल है, ये क्या है, ट्राइंगल है, ये क्या है, ट्राइंगल है। तो अगर मैं कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भी ट्राइंगल होता है, चाहे जो भी ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, स्केलर एंगल ट्राइंगल हो, आपका आइसोस्केलस ट्राइंगल हो, जो भी ट्राइंगल हो, तो पूछेगा, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि जो ट्राइंगल है, जो त्रिभुज है, जो त्रिभुज है, जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः बोलो तो इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तीनों अंतः कोणों का योग, योग या तो क्या लिख सकते हैं इसको, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, तो याद रखिएगा, थ्री एंगल, मैं अगर मान लू इसको ए मान लू, इसको बी मान लू, इसको सी मान लू, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। ये याद रखिएगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है ट्राइंगल के लिए, 180 डिग्री। इस चीज को याद रखिएगा। यहां से भी क्वेश्चन बोल सकता है कि त्रिभुज को तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है। और एक कॉन्सेप्ट यहां से और आता है कि अगर कभी कभी आपको क्या करे कि दो ट्राइंगल दे दे, क्या कर दे, दो ट्राइंगल दे दे, मान लो इसको θ1 दे दिया है और इसका वैल्यू दे दिया है θ2। ठीक है, तो आपसे पूछे कि इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, मतलब जो तीसरा साइड है, तीसरा एंगल जो है उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ए क्या होता है। तो याद रखिएगा कि अगर दो का इंटीरियर एंगल दिया है, तीसरे का एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला बाएं कोण पूछा है, तो जो अंदर के दो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम के बराबर होता है, तो θ1 प्लस θ2। अब आपको मालूम है एक सीधी जो स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री का एंगल बनाती है, ये भी आपको मालूम है। तो यहां से भी याद रखिएगा कि दो एंगल के इंटीरियर जो सम होते हैं, इंटीरियर एंगल का सम होता है तीसरे एंगल के बराबर, तीसरे एंगल के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, बाह्य कोण के बराबर होता है। दो त्रिभुजों के अंतः कोणों का, दो कोणों के मतलब एक त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। मतलब इन दोनों का सम करो तो इसका एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाला एंगल प्राप्त होगा। ये चीज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए एक चीज यहां पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप अभी यहां पहले भी बता चुका हूं कि आप जो परपेंडिकुलर जिस पे डाल रहे हो, तो बेस मान लो इस पे हमने परपेंडिकुलर डाला तो ये आपका क्या बना, बेस बना। क्या बना, बेस बना। और जो आपने परपेंडिकुलर बना है वही आपके ट्राइंगल की क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी।
तो हमने इस एबीसी ट्राइंगल में बीसी को आपने क्या कर दिया है, यहां पास बेस माना है। तो आप इस बेस में जैसे ही परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपको ये जो परपेंडिकुलर डाला वो हाइट बनेगी। याद रखिएगा कि आपकी जो हाइट रहेगी, आपके ट्राइंगल की जो लेंथ है हाइट रहेगी, वो आपके ट्राइंगल से आउटसाइड या मतलब बाहर में भी रह सकती है। ठीक है, जब आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनता रहे, जब अधिक कोण बनता रहे, किसी ट्राइंगल का अधिक कोण बनता रहे, जैसे कि यहां पास आप देखिए तो यहां पास क्या हो रहा है, यहां पास ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल बना रहा है। तो इसकी हाइट क्या करेगी कि जो आपने ऊपर वर्टेक्स है वहां से जो यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला है, ये जो परपेंडिकुलर यहां तक डाले हैं वही इसकी क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। ठीक है, एक तीसरा देख लीजिए, हमने मान लिया कि बीसी आपके यहां पास जो है इसको आपने क्या कर दिया है, इसको आपने बेस माना है, इसको क्या कर दिया, बेस मान लिया। तो ये उसके जस्ट अपोजिट वाला जो यहां पास जो वर्टेक्स है वहां से जो आपने परपेंडिकुलर डाला है वही आपकी इस ट्राइंगल की क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। तो यहां से क्वेश्चन याद रखिएगा कि किसी साइड को अगर बेस मानकर जो आप वहां पास परपेंडिकुलर गिरा रहे हो, परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो उस ट्राइंगल के लिए वो हाइट या लेंथ का काम करेगी। ठीक है, हाइट और क्या करेगी, चाहे लेंथ बोल दो चाहे हाइट का काम करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे देखते हैं। अब देखो यहां पास लिख भी दिया है, देखो कि जो डायग्राम दिया है उसमें त्रिभुज का शीर्ष ए है और आधार बीसी है और हाइट एडी है। सिंपल सी बात है कि देखो आपने इसको क्या किया, वर्टेक्स माना है, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला है, जिसमें परपेंडिकुलर गिरा है उसको देखो बीसी को बेस माना हुआ है, और यहां पास जो आपकी जो परपेंडिकुलर डली है एडी उसको हाइट मान के चले। तो इस चीज को याद रखिएगा कि ट्राइंगल की हाइट ये भी है, ट्राइंगल की हाइट ट्राइंगल के अंदर भी हो सकती है और ट्राइंगल की बाहर रहेगी। जब ट्राइंगल आपका एक कैसा कोण बनाता रहे, ऑब्ट्यूज एंगल बनाता रहे, अधिक कोण बनाता रहे, तो आपकी हाइट कहां जाएगी, बाहर चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको वर्टेक्स के उस परपेंडिकुलर को वर्टेक्स से गिराना है। जैसे कि इसका वर्टेक्स से है, इस वाले बेस से अपोजिट में वर्टेक्स से आ रहा है, इससे गिराओ के अंदर ही गिर रहा है, लेकिन इसका ये वर्टेक्स इसको माने यहां से गिरा है तो बाहर गिर जा रहा है, तो जहां गिरेगा वही आपका परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। अब एक चीज यहां पास कॉन्सेप्ट समझना कि ट्राइंगल का जो एरिया कैसे निकला, ट्राइंगल बना कैसे, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहां से ये देखना है कि ट्राइंगल बना कैसे। अगर मैं बोलूं, यहां पास ध्यान देना कि यहां पास बोलूं कि मैं ये आपका एक यहां पास क्या है, रेक्टेंगल है, आयत है, आयत बनाए हुए हैं, इसके क्या करें कि हम एक यहां से सामने वाली जो भुजा है, जो साइड है, वहां से एक क्या करें, परपेंडिकुलर डाल दें, डाल दिए, और इस क्या करें कि ये जो आपने यहां पास जो वर्टेक्स लिया है, जो जहां से आपने परपेंडिकुलर गिराया है, उसको क्या करो, ऐसे यहां से इसको आप मिला दो, मिला दिए। तो आपको अगर मालूम होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है वो कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं पूरे इसका एरिया पूछूं तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो आपको ट्राइंगल ए वाला यहां से बना, जब आपने यहां से परपेंडिकुलर डाल के बनाया तो ये ट्राइंगल आपका यहां तक बना, मतलब ए वाला एरिया और ये वाला एरिया अगर आप रेक्टेंगल से हटा दो तो आपको उसकी क्या निकल जाएगी, ट्राइंगल की एरिया निकल जाएगी। बस दो चीजें आपको हटानी है, पहला ए वाला एरिया, क्योंकि देखो ये ट्राइंगल बना, बाकी जो एरिया है उसको हटा दो तो वही तो ट्राइंगल की एरिया हो जाएगी, वही ट्राइंगल की क्या हो जाएगी, एरिया। तो अगर मैं बोलूं कि लेंथ इंटू ब्रेथ इसकी पूरे एरिया को बता रहा है, तो ध्यान से देखिए, जितना आपने इस ट्राइंगल को लिया है उतना ये ट्राइंगल यहां से हट रहा है, सही बात है, मतलब आधा लिए हो आधा हट रहा है, और यहां पास भी आधा लिए हो आधा हट रहा है। मतलब अगर मैं इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ को आधा कर दूं, ध्यान से देखना, इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ को आधा कर दूं तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हटा दो, मतलब आधा ले लिए हैं और आधा इसको क्या कर दिए, गायब कर दिए। तो यही क्या बनेगा आपका, ये जो बनेगा हाफ करोगे तो ये बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे बना, अब देखो ध्यान दो, हाफ। अब बताओ इस रेक्टेंगल के लिए ए वाली जो साइड है, ये दोनों साइड है, ये लेंथ होती है, बट इस ट्राइंगल के लिए किसका काम करेगी, जिस पे परपेंडिकुलर गिरता है। अभी बात ही किए हैं कि जिस पे परपेंडिकुलर गिराते हैं वही तो बेस होती है, तो रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी वो आपके ट्राइंगल की बेस की इक्वल हो जाएगी। तो जहां लेंथ रहेगी उसको अपन क्या लिख सकते हैं, बेस लिख सकते हैं। और ब्रेथ देखो, अब हाइट देखना, चौड़ाई देखना, ये आपके रेक्टेंगल की दोनों चौड़ाई होती है, तो आपने जो परपेंडिकुलर डाला है, जो आपकी लेंथ बनी है ट्राइंगल में, तो इसके बराबर ही तो होगी।
भाई बराबर ही तो होंगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, समांतर भुजा है। तो ये जब बराबर होंगी तो हम बी की जगह पर, मतलब इसके ब्रेथ की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, एडी लिख सकते हैं, मतलब आपका एडी बोले तो हाइट। तो ये आपका यहां से फॉर्मूला क्या बना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये आपका यहां से बना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का अगर हाफ कर दिए तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो मैंने समझाया वही चीज यहां दिया है कि जो त्रिभुज का एबीसी का जो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जो भी आपका पूरा रेक्टेंगल दिया है उसका आप क्या कर दो, हाफ कर दो। हाफ क्योंकि वही तो बात है कि ट्रायंगल लिए, बाकी जो जितना ट्रायंगल ले लिए हैं उतनी ही चीजें बाहर बच गई हैं। तो मतलब एक रेक्टेंगल का आधा लिए हो, आधा छोड़ दिए हो, तो उसका हाफ कर दो तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो क्या है, हाफ इंटू रेक्टेंगल अब BCEF का एरिया निकाल दिया। फिर देखो हाफ इंटू इसका एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ किया होगा। फिर क्या किए, हमारा जो ए होगा किसके बराबर होगा, इसका बेस के बराबर हो जाएगा, और इसको ये जो बराबर होगा हाइट के बराबर। तो देखो आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला बना वो बना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक नोट पॉइंट लिखा है यहां पास से, नोट पॉइंट आप याद रखना, ऑनलाइनर का क्वेश्चन यहां से आ रहा है, तो यहां से एक पॉइंट याद रखना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। कहने का मतलब जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आयत के लंबाई गुणे चौड़ाई का आधा होता है। तो पूछ देगा कि जो आपका रेक्टेंगल है उसके लेंथ इंटू ब्रेथ का आधा करेंगे तो किसका एरिया मिलेगा, तो ट्राइंगल का मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं, जैसे कि हमने पहला बात ही किया था कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहां से एक क्या करते हैं, ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बोला मतलब आपका एक एंगल की कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये है। ठीक है, आपका यहां पास ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमने एक क्या कर दिया, एक एंगल ले लिया है, एक हमने क्या किया यहां से एंगल ले लिया है। ठीक, ABC। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बोल रहा है, तो इसका अगर डेफिनेशन लिखा चाहो तो ऐसा त्रिभुज, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो अगर इसको लिखना चाहो तो ऐसा लिख लो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण या एंगल, जिसका एक कोण या एंगल जो होता है 90 डिग्री का होना चाहिए, होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो उसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहां पास अगर मैं बोलूं तो देखो ये स्ट्रेट लाइन इसके साथ गिरा है, तो क्या बन रहा है, यहां 90 डिग्री का बन रहा है। और याद रखना कि जो 90 डिग्री होता है, आपको सही से अगर ध्यान भी हो तो 90 डिग्री जो होता है पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा को, सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेनियस या तो कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर, जो सीधी ये वाली रेखा होती है उसको परपेंडिकुलर या तो क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और एक आपकी जो बचती है नीचे वाली उसको बेस या तो आधार बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर आपसे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल पूछे, समकोण त्रिभुज पूछे, एरिया ऑफ, देखो एरिया ऑफ राइट एंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कितना होता है, हाफ इंटू, अभी जो पीछे फॉर्मूला लिखे हैं, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब 1/2 गुणे, हिंदी में अगर लिखना चाहें तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ये क्या होता है, आपके समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, ये समझ में आया। अब इनका देखो एक चीज बात करते हैं, एरिया ऑफ मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया की बात कर लिए। अगर कभी पेरीमीटर पूछ दे, अगर पूछ दे
देखो क्या पूछ दे, पेरी, देखो पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, या हिंदी में इसको लिख लो समकोण त्रिभुज का परिमाप, समकोण त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। समकोण त्रिभुज का परिमाप अगर आपसे पूछ ले, समकोण त्रिभुज का अगर आपसे परिमाप पूछ ले, जैसे कि आपने यहां पास एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल आपने बना लिया है, ठीक है, बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि हमने यहां से क्या किया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है, ये देखो, ये आपका क्या है, राइट एंगल एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि इसका क्या, इसका आपका पेरीमीटर क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, किसी भी चीज का परिमाप होता क्या है, परिमाप क्या करता है, उसकी बाउंड्री के माप को बताता है। एरिया क्या करता है, जो आपका पूरा क्षेत्र है उसके अंदर की बात करता है, और जो पेरीमीटर होता है, जो परिमाप होता है, उसकी बाउंड्री की बात करता है कि इसकी बाउंड्री कहां से कहां तक गई है। तो अगर यहां से हम बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, या तो समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो तीनों भुजाओं का सम, मतलब तीनों साइड्स का सम। भाई ये साइड ही तो बताएंगे कि इसका बाहर का एरिया क्या है, ये बाउंड्री की बात करता है, परिमाप हरदम बाउंड्री की बात करता है, एरिया उसके अंदर की बात करता है, एरिया ये पूरे की बात करेगा, ठीक है। और पेरीमीटर क्या बात करेगा, ये जो साइड होती है ना, इनकी बाउंड्री की बात कर रहा है। देख लेते हैं, तो तीनों साइड को अगर सम कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। इसको किसे मतलब पेरीमीटर ही बोलते हैं, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये आपका क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आगे बात करें तो इसमें दो चीज पूछेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड उसकी पेरीमीटर क्या होती है, तो सभी साइड्स का सम। साइड्स का सम मतलब आपकी बाउंड्री का पूरा बता रहा है, ये बाउंड्री कहां से कहां जा रही है, यही पेरीमीटर बता, किसी भी चीज का, चाहे आपका ट्रायंगल हो, सर्कल हो, कुछ भी हो, रेक्टेंगल हो, सब वही बताता है। पूरे साइड्स की मेजर जो करेगा, जो बाउंड्री की माप बताएगा, वो पेरीमीटर की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है अगले एक विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषम बाहु मतलब पहले तो विषम बाहु को देख लेते हैं, और एरिया ऑफ स्केल एंड एंगल ट्रायंगल क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे कि हम एक क्या कर रहे हैं, एक एंगल बना लेते हैं, एक विषम बाहु त्रिभुज बना लेते हैं। इस टाइप का कुछ बना लेते हैं, मान लो ये आपका क्या है, एक विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये कुछ ऐसा आप एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसको याद रखिएगा, जैसे कि हमने नाम दे दिया इसको, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। आप क्या पढ़ रहे हैं, यहां पास पहले लिख लेते हैं स्केल एंड एंगल ट्रायंगल, स्केल एंड एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल, इसको क्या बोलते हैं, या इसी को लिख लो विषम बाहु का, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब विषम बाहु त्रिभुज होता क्या है, विषम मतलब ऑड, मतलब उसकी सभी साइड्स क्या हो, इक्वल ना हो, कोई भी साइड्स इक्वल ना हो। जैसे कि ये कुछ अलग होगी, ये कुछ अलग होगी, ये साइड कुछ अलग होगी। तो ऐसा त्रिभुज, अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो ऐसा त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा या तो सभी साइड्स, इसको ऑल साइड्स सभी भुजा बराबर नहीं होती हैं, सभी साइड्स जो होती हैं बराबर नहीं होती हैं, तथा एंड
कोण भी, एंगल भी, जो उसके बीच एंगल बन रहे हैं, तीन एंगल जो बन रहे हैं, एंगल भी बराबर नहीं होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूं तो ए बी नॉट इक्वल बी सी और नॉट इक्वल टू सी ए, मतलब कोई भी साइड्स तो आपस में बराबर नहीं होंगी। और या और क्या लिख सकते हो, एंगल ए नॉट इक्वल एंगल बी नॉट इक्वल एंगल सी। ठीक है, तो यही पूछ देगा कि विषमबाहु त्रिभुज में साइड्स क्या होती हैं, तो साइड्स आपस में बराबर नहीं होती हैं, साइड्स भी अलग होती हैं। अगर साइड्स अलग हो गई तो नॉर्मल सी बात है, एंगल भी उनके डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। ठीक, तो अब इसमें अपन दो चीज की फिर बात कर लेते हैं, एक पेरीमीटर आता है और एक क्या आता है, एरिया आता है। तो देख लेते हैं, एक बात कर लेते हैं क्या, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप पहले निकालते हैं। परिमाप या तो इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप या इसी को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर मैंने क्या बताया, तीनों साइड्स का सम, तीनों साइड का सम, जैसे कि मतलब ये साइड हो गई, ये साइड हो गई। अगर हम जनरली हम बात कर लें, इस साइड को ए लिखे, सॉरी इस साइड को जैसे इसके सामने वाली को स्मॉल ए ले लें, इसकी साइड को स्मॉल बी ले लें, इसके साइड को स्मॉल सी ले लें। ठीक है, तो जो आपका पेरीमीटर होगा तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसी का देखो, अगर आपको यहां पास याद रखिएगा, अगर स्केलर एंगल ट्रायंगल को अगर निकालना है तो इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो एक आपका फॉर्मूला बनता है स्केलर एंगल ट्रायंगल का, जिसको हीरोज फार्मूला कहते हैं, उसके बाद करते हैं। तो अब बताओ, अगर ये हो गया पेरीमीटर, तब इसी का सेमी पेरीमीटर क्या होगा। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, या इसी को हिंदी में अगर लिखें तो इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। मतलब जो आपका परिमाप है, जो आपका पेरीमीटर है, उसको क्या कर दो, आधा कर दो, तो आपको क्या मिल जाता है, जिसको यस से डिनोट करते हैं। यस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, यस की वैल्यू, मतलब सेमी पेरीमीटर। अब आपका इसके एरिया के लिए एक फॉर्मूला आता है, एरिया ऑफ स्केलन, एरिया ऑफ स्केलन एंगल, एरिया ऑफ स्केलन एंगल ट्रायंगल। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, देखो इसका एक फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला होता है रूट ऑफ यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। ये फॉर्मूला याद रखना। इस फॉर्मूले का पूछेगा कि विषम बाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है, क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल निकालने का, एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इसको किस नाम से जानते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं हीरोज फार्मूला, हीरोज फार्मूला। ये कोई मैथमेटिशियन रहे होंगे, इन्होंने इसका डिस्कवर किया, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, हीरोज फार्मूला। हिंदी में लिख लो हीरो सूत्र, हीरो सूत्र। ठीक, तो यहां से दो चीजें आ गई, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर निकाल दिए, और स्केलर एंगल ट्रायंगल मतलब विषम बाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकाले उसकी बात कर लिए। अब देखते हैं आगे क्या है। विषम बाहु त्रिभुज के देखो, यहाँ जो बताया वही लिखा है कि वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं होती है, लेंथ इक्वल नहीं होती है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। विषम बाहु त्रिभुज में तीनों कोणों की माप भी समान नहीं होती है। ए ट्रायंगल इन विच द लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स आर नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, एंड स्केलर ट्रायंगल इज कॉल्ड स्केलर ट्रायंगल, एंड एक कंडीशन और होती है कि उसका एंगल भी नॉट इक्वल होता है, मतलब उसका एंगल भी बराबर नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी इसकी पेरीमीटर और फॉर्मूला एरिया निकाल लिए। ये देखो इसकी डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन याद रखिएगा। फिर यहां से आपने क्या कर दिया, विषम बाहु त्रिभुज निकाले, इसका पेरीमीटर निकाले, सेमी पेरीमीटर, क्योंकि सेमी पेरीमीटर, ये देखो ये सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ गई, इसको लिख लिए। अब अगला बात करते हैं, एक चीज याद रखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहां से क्वेश्चन भी आता है, ध्यान दीजिए। जैसे कि एक ट्रायंगल है जिसको अपन अभी बात कर रहे थे,
यहां इसको ऐसी से बना देते हैं। देखो ये आपका ऐसा कुछ ट्रायंगल बना हुआ है जिसको अपन ABC लिख दिए, ABC हो गया। और हमने ये भी एक यहाँ पास बता दिया कि ये इक्वल नहीं है, मतलब तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है, ये तो आपका स्केलर एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब एक चीज यहां पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है, उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा है, अभी क्या पढ़ा है, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा है, उसको बनाते हैं एक बार। ये कुछ आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा हुआ है, ये कुछ इस तरह का आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा है जिसका यहां पास, एक मिनट, ठीक है। हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा हुआ है, जैसे कि ये ABC है, इसमें क्या कंडीशन होती है, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनता है। और इसका अपन ने एरिया की जो बात की है, जो समकोण त्रिभुज का एरिया निकाला है, जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, वो क्या निकाला है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है आपने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, यही निकाला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाला है। अब इसमें एक कंडीशन आती है कि कभी कभी पता है क्या करेगा, आपको क्या करेगा कि हाफ बेस इंटू हाइट दे देगा, उसके बीच का एंगल दे देगा। क्या दे देगा, बेस दे देगा और हाइट दे देगा और उसके बीच का एंगल दे देगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, आपको क्या दे देगा, एंगल दे देगा, दो आपके साइड्स देगा और उनके बीच का एंगल दे देगा, और फिर आपसे बोलेगा कि इसका क्या करो, इसका आपको एरिया निकालो, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको कैसे देगा, ध्यान दो, हमने इसको ABC मान लिया, इसके सामने वाली साइड को हमने इसको एंगल को ये माना, इसके सामने वाली स्मॉल है, इसका साइड्स मान लिया, इसके सामने वाली B मान लिया, इसके सामने वाली C मान लिया। तो क्या करेगा कि कभी कभी जैसे साइड की माप दे दिया B, इस साइड की माप दे दिया C, अब इसके बीच का एंगल पूछ देगा, सॉरी इसके बीच का एंगल दिया रहेगा, मान लो ये थीटा दे दिया, क्या दे दिया है, थीटा। तो आपसे यहां से देखो, आप जो फॉर्मूला बनाओगे देखो क्या बनेगा, हाफ इंटू आपको ये वाली साइड दिया है और ये वाली साइड दिया है, तो इसको क्या लिख लोगे, A और इस वाली साइड को B और उनके बीच जो एंगल देगा उसको लिख देना साइन थीटा, या इसको थीटा 1 ले लेते हैं। अब मान लो अगर इसके सामने वाली ये थीटा दे दिया है, ए वाला नहीं दिया है, ये वाला मान लो थीटा नहीं दिया है, ए वाला दे दिया है, इसको भी थीटा लेके चलो। अब देखो अब किन किन साइड के बीच दिया, इन साइड और इन साइड के बीच दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ इंटू ए वाली साइड बोले तो C, ए वाली साइड B, CB इंटू साइन थीटा, एक ये फॉर्मूला बनेगा। एक फॉर्मूला क्या करे, ए वाला एंगल ना देके आपको ए वाला एंगल दिया रहे, तो ये देखो ए वाला दिया है, मतलब ए वाली साइड दिया है, हाफ इंटू C इंटू ए वाली A और इंटू साइन थीटा। एक कंडीशन रहेगी कि जब दो साइड्स और उनके बीच दो भुजा की माप और उनके बीच का, याद रखिएगा जो दो साइड रहे ना उनके बीच वाला ही आपको एंगल दिया रहे, अगर ए साइड दिया तो यही एंगल लेना है, ये वाला एंगल नहीं लेना है। तो यहां से आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, हाफ इंटू अगर साइड्स ए दिया है B दिया है तो AB इंटू साइन थीटा, इसी प्रकार CB साइन थीटा, जो भी जहां पास जो भी एंगल है जो साइड दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप यहां पास काम करेंगे। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, यहां लिखा भी है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या चीज है। ये देखो लिखा है कि यदि त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई और उनके बीच का कोण दिया हो तो निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो आपका एरिया ऑफ, देखो एरिया ABC का जो क्षेत्रफल होगा, मतलब ABC का जो क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू जो भी साइड्स दी रहेगी उस साइड्स को लिख दो और ये साइन थीटा लिख दो, ये आपका फॉर्मूला बनेगा AB साइन थीटा, ठीक है। जो भी दिया रहेगा, मान लो एंगल, अब मान लो इस एंगल मतलब ये C दिया रहेगा, जो भी एंगल दिया रहेगा, जैसे कि ये त्रिभुज बना रहेगा ऐसे करके दिया रहेगा, अगर ए एंगल दे दिया मतलब आपको ए वाली साइड पता होनी चाहिए और ए वाली साइड पता होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक आता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या आता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज आती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो नॉर्मल से समझ में ही आ रहा है, आइसोस्केलेन ट्रायंगल है समद्विबाहु, समान द्विबाहु,
दो उसकी भुजा क्या हो, समान हो, और एक भुजा क्या हो, डिफरेंस हो, उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। यहां से पूछ देता है कि वह त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजा की लंबाई बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। द ट्राइंगल इन विच द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल इज द कॉल्ड ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं प्रत्येक ए बी बी सी बता दिया है। जैसे इसको अपन समझ लेते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। एक हमने क्या कर दिया है, यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया है। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया है। हमने मान लिया है एबीसी एक ट्रायंगल है। हमने मान लिया है कि एबीसी आपका एक क्या है, ये ट्रायंगल है जिसमें हमने मान लिया ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं और ये साइड कुछ डिफरेंस है। हमने समद्विबाहु त्रिभुज में क्या बोला कि ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या रहे, दो साइड्स आपस में इक्वल रहे, एक साइड अलग रहे, उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, आगे देखें। अब समद्विबाहु त्रिभुज में अब जैसे दिया हुआ है आपका क्या दे दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। इसके लिए आप फॉर्मूले की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, हमने क्या मान लिया, इसमें याद रखना एक परपेंडिकुलर आप डालते हैं, सामने वाली आपके यहां से वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डालते हैं। अगर हमने क्या किया, साइड इक्वल को स्मॉल बी मान के चला, कुछ भी मान लो, और इसको पूरे को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। तो अगर देखो मैंने बोला जो परपेंडिकुलर बनता है एक तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है और इनको क्या करता है, बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ए हो जाएगा a/2 और ए भी कितना हो जाएगा, a/2। तो अब एक चीज देखो, अगर ये परपेंडिकुलर डला है तो ये क्या कर रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम से अपन क्या जानते हैं कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, मतलब कर्ण का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर मतलब लंब के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर या तो आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो अगर इस ट्रायंगल की बात करें, तो सबसे बड़ी साइड ये है, ये हाइपोटेनियस बनेगी, ये परपेंडिकुलर बनेगा और इधर आपका बेस बनेगा। तो यहां से अगर लिखो तो सबसे बड़ी भुजा जो सबसे बड़ी साइड है AC है, AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका, ये देखो यहां जहां गिरा इसको D नाम दे दो, AD का स्क्वायर और प्लस और एक आपका क्या बना, ये बेस बचा है। तो बेस ये देखना, इतना बेस नहीं बनेगा, बेस पूरा बनता है तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना। अब देखो जो जो वैल्यू रखा है उसको रख दो। आपकी AC की वैल्यू आपने B माना है, B का स्क्वायर, AD को नहीं दिया है तो AD आप रखा रहने दो, AD स्क्वायर और प्लस BC का आप क्या माने हो, a/2 माने हो, सॉरी A माने हो, क्या माने हो, यहां पास देखिए, यहां पास इसकी क्या साइड माने हो, A माने हो, क्या माने हो, A माने हो। ए वाली इसको देखो, यहां पास क्या लिखा हुआ है, DC लिखा हुआ है, DC का स्क्वायर, तो ये क्या माने हो, a/2 हो जाएगा, a/2 का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से सही से देखो तो B स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे AD स्क्वायर और प्लस इसको करोगे तो A स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। इसको आप उधर कर दो तो B स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू AD स्क्वायर आएगा। और अगर हम AD बस की वैल्यू निकालें तो AD की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 रूट में हो जाएगा, क्योंकि इधर का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। ये आपकी AC की वैल्यू मिल गई है। ये AC की वैल्यू कितनी मिल गई है, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब आपको मालूम है कि आपको ये वाली साइड लेंथ मिल गई, तो आप नॉर्मल से एक फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या, राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि हाइट भी मिल गई है और आपको बेस भी दिया हुआ है। तो देख लेते हैं। तो यहां से एरिया ABC का एरिया कैसे निकलेगा, ABC का एरिया जो निकलेगा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब देखो हाफ, यहां पास देखो बेस कितना है
ये बेस आपका यहाँ से यहाँ पूरा बनेगा। इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या है, BC है, तो यहाँ लिख दो BC और इनटू हाइट कितनी है, हाइट आपकी है परपेंडिकुलर जो डला है तो उसको AD बोलते हैं, AD लिख दो। अब जिसकी वैल्यू रखी है उसको रख दो, हाफ BC बोले तो A दिया है पूरा, और AD की वैल्यू यहाँ से देखो अपन अभी पूरा निकाले हैं, B स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4, ये करके कुछ निकाले हैं। ठीक, अब यहां से एक चीज आप ध्यान दो कि यहां से क्या क्या बाहर निकल रहा है उसको आप बाहर रख दो, आपका काम यहां से क्या करेगा, आसान कर देगा। देखो ये हाफ है, इसको A, अब यहां से देखो इसका एलसीएम जैसे ही आप लोगे तो B स्क्वायर 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 बनेगा, और आपको मालूम है 4 रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, A इंटू 1/2 बाहर आया, अंदर क्या बचा 4, अंदर क्या बचा 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। आप सही से इसको जमा के लिख दो, 1/4 A और रूट ऑफ 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यही आपके समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ये फॉर्मूला आपको देखना है, बस इस फॉर्मूले का अपन यूज बहुत कम करेंगे, ना के बराबर करेंगे, बस आपके तो आना चाहिए ना कि फॉर्मूला कैसे बना। डायरेक्ट आपसे पूछ ही दे कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, तो ये एरिया होता है आपका 1/4 मतलब 1/4 A रूट ऑफ 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रहेगा, इतना आज यहां तक रखते हैं। इसके बाद आगे के जो भी बचेगा उसको अपन कल कर लेंगे। इसके बाद आपको एक आएगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, उसके साथ अपन आगे बढ़ेंगे। यहां तक आज रखते हैं। आपकी जो क्लास है एक बार देख लेते हैं क्या क्या अपन किए हैं। देखो अपन ने इतनी चीजें पढ़ी, आपने बात किया इसके बारे में, यहाँ से जैसे आपने ब्लूप्रिंट की बात किया कि कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, फिर आपने इसके पैटर्न के बारे में बात कर लिया, मेंसुरेशन क्या होता है उसके बारे में बात किया, ट्राइंगल क्या होता है, उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना उसकी बात किए, फिर ट्राइंगल कैसे बनता है क्या है उसके बारे में देखे, फिर आगे यहाँ से आपने क्या किया है, आगे से फिर ये टाइप्स पढ़ने लगे कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है, स्केलन एंगल ट्राइंगल क्या होता है। इसी प्रकार ये देखिए यहाँ से पूरे हमने कॉन्सेप्ट इसको क्लियर किया। उसके बाद हमने आ गए ये आपका यहाँ से आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो यहाँ तक हमने आज से सीरीज स्टार्ट की है। पूरा मतलब कोशिश रहेगा कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिले जो आपके काम की चीज़ें रहें। भाई दुनिया भर की मटेरियल रहती है लेकिन आपकी जो काम की चीज़ें रहें उसी को तो अपन ध्यान में रख के इस सीरीज को चलाएंगे। अब एक कंटिन्यू आपकी सीरीज पर डे आपकी सीरीज आएगी, आपको इसके साथ जुड़ना है, ज्वाइन होना है और आपको अपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का जो साइंस पोर्शन अभी चल रहा है जो सीरीज में, उसको बहुत ही मजबूत आप कर पाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन आने का पूरी गारंटी रहेगी। जो अपन पढ़ा रहे हैं 100% वहाँ से क्वेश्चन टकराएंगे और आपसे बनेंगे। बस आपको ब्लूप्रिंट देखते जाना है। ब्लूप्रिंट में देखना है कि आपको कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, कैसे पढ़ना है। ये नहीं कि आप क्या करें, बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ लें, छोटे क्वेश्चन को छोड़ दें, ये भी नहीं करना है। या छोटे पढ़ लिए बड़े छोड़ दिए। बट आप चैप्टर देखना, फर्स्ट चैप्टर से अगर 1 मार्क्स का आ रहा है तो छोटे क्वेश्चन ध्यान दो, क्यों बड़ा है उसको बनाना है। ठीक है, तो अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी और अच्छा समझ में आएगा तो आप इस सीरीज के साथ जुड़िएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए जिससे हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यूअस रखें और आपकी पूरी हेल्प कर सकें। आपका जो 12th बोर्ड है आप इसके साथ एग्रीकल्चर स्ट्रीम से जितने भी हैं अपनी तैयारी को सही से रख सकें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।